जी स्टूडेंट, तो हमने बेसिकली ये वाला एक ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम पढ़ा और इस पे भी हमने प्रोसेस लिखा। हमें नहीं पता कि हम किस प्रोसेस के लिए इसको पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अभी थोड़ी देर में हम इस प्रोसेस को भी जो है वो अल्टीमेटली जो है वो एक प्रॉपर वे में लिख लेंगे, बिकॉज वी नीड टू बेसिकली हमें जो है वो ट्रैवर्सिंग करनी है एक एक करके सेल के अंदर। ठीक है, मैं जरा इसको दोबारा बना लेता हूँ रेड से। तो ये हो गया आपके पास एरे, और ये हो गया एरे के आपके पास रो एंड कॉलम्स। ठीक है ना, और अब आप क्या करेंगे कि ये इसके पेजेस हो गए जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे। तो हमने कहा ट्रैवर्सिंग के दो तरीके, एक तरीके का यानी फर्स्ट मेथड का जो कोड है वो हमने लिख दिया। कोड देख के भी आपको पहचान लेना चाहिए कि ये कोड बेसिकली इस बात की इंडिकेशन है कि आप इस वक्त पेज बाय पेज मूव कर रहे हैं। जिसको सबसे पहले लिखते हैं ना, इसका मतलब उसको रोक लेते हैं, क्योंकि सबसे इनर लूप सबसे पहले सॉल्व होता है। तो आप अगर इसको इस तरह भी देखें तो आपने पेज बाय पेज चलाया तो इसका मतलब है पेज को सबसे ऊपर रोक लिया। पहले पेज को चला के आपने कहा कि उसकी रॉ और फिर उस रॉ के अंदर जो कॉलम है उसको रीड करो। उसमें इतना सा आसान बात है कि पहले पहला पेज पे जाओ, उसके पहले रो पे जाओ और उसके पहले रो में जितने कॉलम है उसको रीड कर लो, क्योंकि इनर वाला लूप सबसे पहले सॉल्व होता है। ठीक हो गया। अब आपने उल्टा करना है, ये तो मैंने लिख दिया था। अब आपने करना ये है कि अब आप कहेंगे कि पहले पेज के पहले सेल पे जाओ। ठीक है, पहले सेल पे 1 पे, और फिर उसके बाद पेज को चेंज कर लो, दूसरे पेज के भी इसी तरफ जाओ। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अब पेज जो है वो पहले मूव हो रहा है, यानी जो भी आप इंडेक्स उठाएंगे उस इंडेक्स के सारे पेज को पहले एक्सेस करेंगे। आपको नहीं लगता कि ये वाला यहाँ होने के बजाय, इस जगह पे होने के बजाय आप जब ये दोनों एक्सेस कर लें, ठीक है मैं भी चेंज करूंगा लेकिन समझा रहा हूँ क्योंकि देखो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पहला रो पहला कॉलम जब आ जाए तो उसके बाद इस सिचुएशन के सारे पेजेस आप एक्सेस कर लें पहला रो पहले कॉलम के। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं फॉर लिखना चाहिए, यहाँ पर कहीं फॉर लिखने जो पेजेस को हैंडल करो, यानी पहला रो पहला कॉलम और उसके बाद तमाम पेजेस। ठीक है, उसके बाद जब पेजेस सारे रीड हो जाए तो फिर ये आई के पास जाने के बजाय जे के पास आए, पहला रो दूसरा कॉलम और फिर तमाम पेजेस। यानी मैं अगर इसको सही करूं, यानी हम सेल बाय सेल अगर मूव कर रहे हो तो उसको सही करके अगर मैं लिखूं तो कुछ आपको इस तरह नजर आएगा कि मिसाल के तौर पर अगर इसको मिटा देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मैं इस फॉर को यहाँ से हटा देता हूँ और अब हमारा पहला फॉर जो है वो आई है, दूसरा फॉर जे है और तीसरा फॉर जो है वो हमारा के होगा। फॉर के इज इक्वल टू 1 to p। समझा बात है। अब आप देखो क्या हो रहा होगा कि अब आप सेल बाय सेल, यानी जो सबसे इनर लूप होता है वो सबसे पहले मूव कर रहा होता है, ये बात तो तय है ना। सबसे पहले जो होता है वो सबसे पहले मूव करेगा। तो अब हमारे पास क्या हो रहा होगा इस बेसिस पे आपको समझना है। सबसे पहले आई की वैल्यू 1, यानी आई की वैल्यू आपके पास आ गई 1, फिर आपके पास जे की वैल्यू 1। ठीक हो गया, और सबसे पहले पी की वैल्यू भी 1। ठीक है, यानी पी का मतलब है के की वैल्यू, सॉरी पी का पेज है लेकिन उसको पेज को हैंडल करने वाला जो वेरिएबल है वो के है, के की वैल्यू भी 1। अब ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, 1 1 और 1। इसका मतलब है कौन से सेल को आपने एक्सेस कर लिया, आपने एक्सेस कर लिया है इस वक्त इस वाले पेज को, पेज के इस सेल को। ठीक है ना। अब आपने इसको जो चेंज किया उसके बेसिस पे जब आप वापस जाएंगे लूप खत्म करके, ये लूप भी चेंज सही कर लेते हैं। ये पहले लूप क्लोज होगा अब के का, फिर क्लोज होगा जे का, फिर क्लोज होगा आई का। ये लूप के क्लोज होने की तरतीब भी होगी। तो आपने कहा कि अब जब हम वापस जाएंगे तो के की वजह से के के पास जाएंगे, के के पास जाएंगे तो के पहले 1 था, अब के जो है वो 2 हो जाएगा। देखो ये चेंज नहीं हो रहा, अब पेज चेंज हो रहा है, तो कहेंगे 1 1 ही रहो लेकिन पेज नंबर 2 पे चले जाओ। आप यहाँ पर 1 1 पेज नंबर 2 पे चले जाएंगे। फिर आप
जब यहाँ पे चले जाएंगे तो इस पे प्रोसेस करने के बाद दोबारा नीचे आएंगे तो फिर के को आप पहले क्लोज करेंगे और के के पास जाएंगे तो कहेगा आप के की वैल्यू 3 हो गई। तो ये चेंज नहीं हो रहा 1 1 ऑफ 3। और इस तरह जितने पेज होंगे, ये अगर पी पेज एग्जिस्ट करते हैं तो पी पेज तक ये चलेगा, उसके बाद ये पेज से बाहर आएगा, उसके बाद ये पेज से बाहर आएगा और जे की वैल्यू को लेगा। के अभी भी स्टिल वही रहेगा, आई स्टिल वही रहेगा। अब जे की वैल्यू को 2 करेगा, सुनना गौर से, जे की वैल्यू को 2 करेगा, 2 करके नीचे आएगा तो के का लूप दोबारा 1 से चलेगा। तो अब आपके पास जो पैटर्न बना पहला वो बना 1 2 1 यानी 1 2, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो ये हो गया 1 2 1। अब ये जो 1 2 1 है इसका मतलब हुआ कि आप कौन से पेज को एक्सेस कर रहे हैं, कौन से पेज की कौन से सेल को, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी इसको एक्सेस कर रहे हैं लेकिन पेज नंबर 1। और जब बाहर निकल के दोबारा यहाँ आएंगे तो के की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। तो अब आप चेंज क्या कर रहे हैं, 1 2 को फिक्स कर दिया आपने और अब दूसरे पेज पे चले गए तो यहाँ पे इसको एक्सेस करेंगे, फिर दोबारा आएंगे तो के पे आएंगे, फिर 1 2 को फिक्स कर दिया तीसरे पेज पे आ गए एंड सो ऑन। इस तरह जब तक सारे पेज इस वाले सेल के ना तय हो जाए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब आप सेल बाय सेल मूव कर रहे हैं, तो सेल बाय सेल के मूव करने के लिए पेज को आपने मूवमेंट करानी, और अगर पेज बाय पेज कर रहे थे तो पेज को आखिर में मूवमेंट कराना था। तो ये चीजें हमें फॉर के लूप में समझनी है जो कि बेसिकली हमें 3 डायमेंशनल, मैंने आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि डू नॉट टेक इजी। अब हम तीसरे वीक की क्लास के अंदर हैं, आप बिल्कुल भी आसान ना लें, मतलब कोर्स मुश्किल नहीं है लेकिन अगर आपने इसको पढ़ा नहीं तो ये आपके लिए मुश्किल तो पैदा करेगा। ज़ाहिर है एक चीज ना पढ़ो तो मुश्किल तो पैदा करेगा, ऐसा तो नहीं है कि ना पढ़ के आप कहेंगे बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमें इस लॉजिक को डेवलप करना है। और ये सोच लो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो एज इट इज यही नहीं आ जाएंगे, कोई नई लॉजिक होगी। तो जब तक लॉजिक की प्रैक्टिस नहीं होगी आप लॉजिक बना नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने इसको बहुत ही रिगरसली जो है वो उस पर काम करना है। मैं आपको बार बार ये बात इंडिकेट कर रहा हूँ कि यू हैव टू डन लॉट ऑफ वर्क इन दिस कोर्स। ये बैकबोन है कंप्यूटर साइंस। आपने हो सकता है अरे पहले यूज किया हो लेकिन इस तरह से सोच के यूज नहीं किया था कि हमें इतना ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डेटा स्ट्रक्चर एरे है और जो सिंपल लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी हैंडलिंग हमें आनी चाहिए। अच्छा, अब 2 तरीके हमने पढ़ लिए ट्रैवर्सिंग के। पहला टास्क, अभी यहाँ तो हमने प्रोसेस को प्रोसेस लिखा था ना, अब हम कह रहे हैं कि पहला टास्क ये है, गौर से सुनना, पहला टास्क ये है कि हमारे पास जो 3 डायमेंशनल एरे है, 3 डायमेंशनल एरे है, इसके एक मिनट अच्छा सॉरी यार, सॉरी। अच्छा, अब हमारा टास्क क्या है? टास्क ये है भाई, देखो मैं इन सबको मिटाता हूँ और नए बनाता हूँ। टास्क ये है भाई, फाइक साहब और अहमद साहब, फारिया, आप लोग देखेंगे टास्क क्या है और आपने सोचना है कि आप ही के लिए टास्क बनाया जा रहा है। थोड़ा सा बड़ा, ये आपके पास एरे है और इस एरे में कुछ रोज एंड कॉलम है। ठीक हो गया, कुछ रोज एंड कॉलम है और ये बेसिकली 3 डायमेंशन है। अब इसके पेजेस क्योंकि हम जेनरिक लिखते हैं तो हमें नहीं पता डेटा क्या है, हम तो इंडेक्स में सारा गेम खेल रहे होते हैं। तो हमने कहा कि इसके पेजेस की तादाद p है, रॉ की तादाद m है और कॉलम की तादाद n है। ये जेनरिक कोड लिखने जा रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने एक 2 डायमेंशनल एरे सेट करना है रिजल्टेंट के तौर पे। रिजल्टेंट का मतलब है जो आंसर आएगा वो 2 डायमेंशनल एरे होगा और उसका जो साइज होगा, साइज वो बेसिकली mn होगा। ठीक है, यानी जितने इसके रो कॉलम है तो आपने सारे पेजेस को खत्म करके mn, ये आउटपुट है ये। अब आउटपुट में आएगा क्या वो समझाता हूँ मैं आपको। ठीक हो गया भाई? मिस्टर अब्दुल रहमान साहब, सवाल को समझने की इसलिए हमें
थोड़ी सी वो करनी, इम्प्रूवमेंट लानी है। एग्जाम में सवाल को इतनी बिल्कुल हम चाइल्डहुड की दुनिया से निकले और अपने आप को बड़ा बड़ा समझे कि वी आर बेसिकली ग्रोइंग, और हम आगे के सब्जेक्ट की तरफ हैं। अच्छा, ये क्योंकि आप लोग ये फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हम आपको बहुत ही आगे की तरफ देखना चाहते हैं। ये आपका इनपुट है। मैं अपनी जान नहीं छुड़ाना चाहता कि आपको पढ़ा के जान छुड़ा दूँ। हर वो स्टूडेंट जो हमसे पढ़ रहा हो, हमारी फील्ड में पढ़ रहा हो, वो फील्ड को प्रेजेंट करेगा आगे जाकर, उसको बहुत कुछ आना चाहिए। अच्छा, ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट जनरेट होगा। आउटपुट में क्या आना है? आउटपुट में ये होना है कि जो करस्पॉन्डिंग सेल्स का जो सम है, करस्पॉन्डिंग कहते हैं 1-1 पहले पेज का, 1-1 दूसरे पेज का, 1-1 तीसरे पेज का, 1-1 चौथे पेज का, 1-1 pth पेज का, जितने भी पहले सेल के डेटाज हैं उनको सम करना है हमें। समझ आ रही बात है? और इसका जो सम का रिजल्ट आएगा, इसके जो सम का रिजल्ट आएगा वो बेसिकली हम इस 2 डायमेंशनल एरे के 1-1 लोकेशन पे स्टोर कर देंगे। जो भी रिजल्ट आता है समीशन में, जो भी डेटा हो, हमें डेटा से नहीं कर सकते। और इसी तरह से जो दूसरा सेल है जिसको हम 1-2 कहेंगे, ये वाला सेल, तो 1-2 सेल पहले पेज का, 1-2 सेल दूसरे पेज का, 1-2 सेल तीसरे पेज का, और 1-2 सेल pth पेज का। जो डेटा इनमें रखा हुआ होगा, ठीक है, इस सेल में जो डेटा रखा हुआ होगा, उस डेटा को हम यहाँ पे सम करेंगे और इसके 1-2 लोकेशन पे स्टोर कर देंगे। यानी आई जे की इंपॉर्टेंस है, वो सम होगा सारा pth तक और उसी लोकेशन करस्पॉन्डिंग यहाँ स्टोर हो जाएगा। इसी तरह 1-3 में जितना डेटा होगा, अब आपको सोचना, मैंने 2 ट्रैवर्सिंग इसीलिए समझाई है, यहाँ स्टोर कर देंगे कि इसमें कौन सी ट्रैवर्सिंग हमारे लिए इस वक्त फिजिबल होगी, कि हम पेज बाय पेज करें या सेल बाय सेल करें। जी भाई, मैं पूछता हूँ कुछ नए स्टूडेंट से, नॉर्मल आपके बता सकेंगे इस वक्त हम पेज बाय पेज मूवमेंट करें या सेल बाय सेल मूवमेंट करें? अलीना, मुस्तफ़ा, मैंने अनम्यूट कर दिया है, जिसको आंसर देना बता दें अपने आप को अनम्यूट करके। पेज बाय पेज, साजिल साहब जी, और कोई आंसर दे? फरिया साहब, कौन सा मेथड लगाए, पेज बाय पेज या सेल बाय सेल? अब्दुल रहमान, सॉरी, सेल बाय सेल। अब साजिल साहब ने अपने आप को करेक्ट किया। मुस्तफ़ा हुसनैन, वेरी गुड। अहमद, सेल बाय सेल। बाय सेल का मतलब ये होता है कि आप एक सेल को पकड़ें और उसके सारे पेजेस रीड कर लें, ये सेल बाय सेल होता है। पेज बाय पेज ये होता है कि आप पहले पेज को लें और उसके सारे सेल रीड कर लें। बोलने में पता नहीं आपने सुना ही सुना। सेल बाय सेल का मतलब क्या है? बिल्कुल सही है रहमतुल्लाह, कि पहले सेल को लिया आपने और इसके सारे सेल को आपने रीड कर लिया, ये सेल बाय सेल। और पेज बाय पेज क्या है कि पहले पेज को लिया और इसके सारे सेल रीड किए, फिर दूसरे पेज पे गए फिर। लेकिन सेल बाय सेल में क्या होता है कि एक सेल और सारे पेज, और पेज में क्या है, एक पेज और सारे सेल। तो इस तरह से आपका ये फर्क है। तो ये बिल्कुल आप लोगों ने अब सही आंसर देने शुरू कर दिए कि ये सेल बाय सेल होगा। इसका वाला जो कोड लिखा हुआ है ये सेल बाय सेल का है। ये कोड जो है अगर देखा जाए तो ये कोड जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेल बाय सेल का लिखा हुआ है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये सेल बाय सेल के लिए कोड है और हमें इस वक्त ट्रैवर्सिंग भी करनी है। सवाल मेरे ख्याल समझ आ गया होगा कि इस वक्त हमारी डिजायर्ड क्या है। क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन आपने एनालाइज करना है कि हम क्या करेंगे। तो क्वेश्चन को एनालाइज भी कर लिया आपने कि वी हैव टू मूव सेल बाय सेल, कि हम इसको सेल बाय सेल मूव करेंगे। यानी पेज बाय पेज करना था या सेल बाय सेल करना था, आपने कह दिया इसको हमें सेल बाय सेल करना है। ठीक है, तो मैं सवाल और देख लेता हूँ। सर वैल्यूज 2D में पुट करेंगे, हाँ वैल्यू दायरे जो, क्योंकि सेल बाय सेल कर रहे हैं तो पहली लोकेशन के जितने पेजेस हैं उनका सम करेंगे तो कहीं स्टोर करेंगे ना, तो स्टोर 2D में करेंगे। तो 1-1 लोकेशन का समीशन 1-1 में स्टोर होगा, 1-2 लोकेशन का 1-2 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि एक एरे हमने ले लिया है ए के नाम से और एक एरे हमने ले लिया है बी के नाम से, जो आउटपुट है, आउटपुट के नाम से, आउटपुट ही लिख लिया था, और इसका साइज है m और n। ठीक हो गया जी? सागर साहब क्लियर हो गई ना बात? हमने ये एरे जो ए है इसको मैं नाम चेंज करके इनपुट कर देता हूँ, इनपुट, वेरी गुड। और दूसरे को मैं कह देता हूँ कि ये आउटपुट है। इसमें से ये भी हटा देता हूँ ताकि आपको ना लगे कैसी। और मेथड जो है वो सेल बाय सेल का अप्लाई हो रहा है। यहाँ मैंने इसकी जगह पे बल्कि उसको हम ऊपर ही लिख देते हैं, सेल बाय सेल। ठीक हो गया ना, ताकि आपको ये लगे कि ये कमेंट्स है और ये सेल बाय सेल पे काम कर रहा है।
याद रहेगा। अब हम कोड की तरफ आते हैं। कोड की तरफ आएंगे तो हमने कहा कि दो एरे है, ये एरे जो है ये भी एरे है, ये भी एरे है और ये भी एरे। ये दोनों एरे जो हैं बेसिकली ये एक इनपुट का है, एक आउटपुट का। पहले तो हम इनपुट पे जाते हैं और हम सेल बाय सेल कर रहे हैं। सेल बाय सेल में जो पेज है वो सबसे लोअर लूप होता है, ये अगर इस तरह याद कर लो। और पेज बाय पेज में जो पेज का लूप होता है वो सबसे आउटर लूप होता है। तो हम सेल बाय सेल कर रहे हैं तो सबसे लोअर लूप इसी का लगाया ताकि हर पेज को हम पहले एक्सेस कर लें। अब यहाँ पे प्रोसेस हटाना है, तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हम एक सम का भी एलिमेंट ले लेते हैं। सम इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। एक टेम्पररी सम ले लेते हैं जो 0 कर रहा हो। ये टाइम्स का सम है, ये हर सेल के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम कर लेगा। ठीक हो गया। अब जरा सोचना क्या कर रहे हैं। यहाँ से हम आए पहले रो पे, पहले कॉलम पे और पहले पेज के पहले पेज पे। इसका मतलब है आपने समझ लिया 1 1 1, तो इसका मतलब है ये पहला वाला सेल है। फिर दूसरे सेल पे जाएंगे तो पेज चेंज करेंगे, 1 1 सेम रहेगा। ठीक है ना, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपने ये क्या लिखा, सम को एरे IJ के क्यों लिख दिया तुमने? ये भी मैं समझाता हूँ, जो थोड़ा सा तुमने कंफ्यूजन कर दिया। मैं हाँ, सम इज इक्वल टू मैं इसको लिखता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ किया तुमने। अच्छा जी, अब हमने तुमने लिखा सही है, तुमने लिखा सही है, मतलब इसकी अरेंजमेंट थोड़ी सी मैं कर देता हूँ, बाकी तुम्हारा आइडिया सही है फायद साहब। अच्छा देखो, हमें करना क्या है, हम करेंगे क्या कि जब मैं पहली लोकेशन पे आऊंगा तो इसका मतलब पहले पेज की पहली सेल पे हूँ, इसका डेटा उठाना है मुझे, तो मैं कहूंगा एक सम मैंने टेम्परेरी स्टोर किया हुआ था और मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस और दिस एरे, ये लिखना था। ठीक हो गया। इससे क्या होता है, मिसाल के तौर पे पहली लोकेशन पे 15 रखा हुआ था, 15 15, तो क्या होगा कि हमारे पास इस वक्त यहाँ पर इसकी जो पहली लोकेशन होगी, पहली लोकेशन से मुराद है पहली 1 1 और 1। और सुनना, इस लोकेशन पे जो डेटा है, इसका मतलब यहाँ से ए को मैं हटा दूं, बेहतर नहीं है? ए की जगह क्या लिख लूं मैं यहाँ पे, आप बताओ भाई, ए की जगह क्या लिख लूं? इनपुट, इनपुट लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, ताकि मैं ए की जगह, जो क्योंकि हमारा इनपुट एरे इनपुट है तो हम इनपुट एरे ले लेते हैं। तो इनपुट के एरे में पहली फर्स्ट लोकेशन के ऊपर पहली एरे में पहली लोकेशन के ऊपर पहला रो, पहले कॉलम, पहले पेज, यानी पहला सेल, ये वाला, ये जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ, इसका डेटा लो और सम में ऐड करो। सम 0 है तो जो डेटा होगा, अगर 15 होगा तो 15 उठेगा और 15 0 में ऐड होगा 15 और सम में स्टोर हो जाएगा 15। अब देखते रहना, सम में स्टोर हो गया 15, तो सम इस वक्त अपडेट होके 15 हो गया। अब ये जहां से एंड ऑफ के करके जब जाएगा तो ये पेज पे जाएगा, इन दोनों पे नहीं जाएगा। इसका मतलब है पेज चेंज हुआ है, सेल चेंज नहीं हुआ, यानी सेल की लोकेशन वही है 1 1, पेज 2 हो गया, तो कौन से सेल पे चला जाएगा? दूसरे पेज के पहले सेल पे, यानी यहाँ पे। समझ रहे हो बात है? क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंगली इसी को ऐड करना था। और जब यहाँ पे जाएगा तो हो सकता है कि वहां पे 10 लिखा हो, उस डेटा वहां पे डेटा 10 हो, मैं सब एज्यूम कर रहा हूँ। तो क्या करेगा कि इस जगह का 10 उठाएगा, सम में जो करंटली रखा हुआ है उसको उठाएगा, तो 15 और 10 25 करके सम को अपडेट कर देगा, तो सम यहाँ से अब 25 हो जाएगा। और देखो लोकेशन कौन सी, 1 1 ही है, करस्पॉन्डिंग लोकेशन आ रही है। फिर दोबारा जाएगा और पी के पास जाएगा, के वाले लूप में, और के वाले लूप में इसको 3 कर देगा। 3 जब करेगा तो ये वाला सेल जो है वो ये वाला सेल होगा और यहाँ का डेटा उठाएगा। देखो अभी करस्पॉन्डिंग सेल आ रहे हैं ना सारे, हमने लोकेशन इंडेक्स की चेंज नहीं की, 1 1 ही आ रहा है। और तीसरा पेज आ गया, तो सेल बाय सेल मूव कर रहे हैं। इस जगह पे मिसाल के तौर 5 रखा हुआ था, तो 5 उठेगा और यहाँ से 5 आएगा, अगर 5 रखा हुआ होगा तो। ये सब ये 5 तो एग्जाम्पल पे दे रहा हूँ, बाकी तो हमारा सारा गेम इंडेक्स पे चल रहा है। 5 आया और 5 पिछले डेटा पे ऐड हो जाएगा, सब में 25 है, तो 25 और 5 30 हो जाएगा। और इस तरह करते करते ये आखिर में पहुंचेगा पी पेज के ऊपर, जितने भी पेजेस होंगे पी पेज तक जाएगा और वहां के सारे डेटा को बेसिकली सम अप कर देगा और ये निकलेगा। फिर जब पी पेज खत्म हो जाएगा तो ये निकलेगा और जे पे जाएगा, जे पे जाएगा और जे को इंक्रीज करेगा। अब तुम सोचो कि जब इन तमाम को सम कर लिया है हमने
तो अगले लूप पे जाने से पहले उसको 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पे सेव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस जगह पे, है ना, क्योंकि 1 1 लोकेशन है। तो हमारे पास अब क्या होना चाहिए, इस जगह पे हम हिट करें और यहाँ पर हम इस फॉर के अंदर से निकलते वक्त, ये फॉर से निकले लेकिन पिछले फॉर के अंदर ही, जे के अंदर ही हम यहाँ लिखे आउटपुट, जो आउटपुट का एरे है इसकी कौन सी लोकेशन पे आई, अब इसमें पी यूज नहीं होगा, आई जे लोकेशन पे, आई जे लोकेशन अभी 1 1 लोकेशन, इस पे हम सम को स्टोर कर दें, इस पे हम क्या इसको स्टोर कर दें, सम को स्टोर कर दें, इसको लगाने की जरूरत नहीं। और जब सम को स्टोर कर देंगे तो जो फाइनल सम आया होगा यहाँ से, जब ये इस पी से बाहर निकला होगा, इस पी से बाहर निकला होगा, तो सम में जो भी फाइनली करस्पॉन्डिंग पहली लोकेशन का डेटा सम हुआ होगा वो बेसिकली 1 1 लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा, यानी 1 1 लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। फिर जब ये दोबारा जे के पास जाएगा तो जे की वैल्यू इंक्रीज करेगा और दोबारा से नया सम करेगा। तो नया सम करने के लिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने किया था, भाई साहब ने लिखने की कोशिश की, उसकी सिर्फ अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं, कि इसी जगह पे सम को फिर हम दोबारा जीरो कर देंगे ताकि अगले के लिए सम दोबारा जीरो हो जाए। कुछ चीज नीचे चली गई, इसको ऊपर कर लेते, थोड़ा सा एक पार्ट नीचे चला गया और का एंड जो चला गया था, ठीक हो गया। और ये दोनों जो है, मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर कर देता हूँ ताकि आपको, ये फॉर का ये लूप है, फॉर को थोड़ा सा और आगे कर लेते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये वाला जो है आपका इसी फॉर के सेकंड वाले फॉर के अंदर है, ये फर्स्ट फॉर से बाहर है, सेकंड फॉर के अंदर, ये दोनों लाइनें। तो अब जब हमने ये लिख लिया है तो इस बेसिस के ऊपर अगर मैं देखूं तो इसको मिटा के मैं एक दफा और लूप चलाता हूँ, एक लूप और चलाता हूँ सेकंड पोजीशन के लिए ताकि आपको ये समझ आए। तो ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकंड। अच्छा, जब हम p को खत्म करके दोबारा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, j की वैल्यू में एक इजाफा होगा, i तो तक तो हिट ही नहीं किया तो i स्टिल 1, i को तो हिट ही नहीं किया, p को खत्म किया था तो j पे आ गए थे, तो j जो है वो 2 हो जाएगा, j 2 हो जाएगा। j जब 2 हो जाएगा तो j 2 के लिए p दोबारा चलना शुरू होगा, p जो है दोबारा चलना शुरू होगा। p जब दोबारा चलना शुरू होगा तो p का मतलब है k का लूप, तो k जो है वो 1 हो जाएगा और नीचे आएगा। सम को आप 0 कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, सम को यहाँ से आने से, और जो पुराना सम था उसका डेटा स्टोर कर चुके हैं आई लोकेशन पे। अब जो लोकेशन है हमारे पास वो है 1 2 की लोकेशन, यानी पहला रो दूसरा कॉलम। तो इसका मतलब है इसकी बात हो रही है, पहला रो दूसरा कॉलम। यहाँ से आएंगे p की यानी k की वैल्यू 1 लेंगे तो पहला रो दूसरा कॉलम पहले पेज का, इसका मतलब यहाँ पर जो डेटा होगा उसको उठाएगा, सम के साथ ऐड करेगा, सम में स्टोर कर देगा, फिर दोबारा जाएगा p के पास। अब ये 1 और 2 कांस्टेंट हो गया, k चेंज हो रहा होगा, जब k चेंज हो रहा होगा तो k की वैल्यू अब यहाँ से इसको 2 कर देगा, यानी सेम इंडेक्स पे रखा हुआ दूसरा सेल, सही ना, अगले पेज का सेल, ये वाला सेल, ये भी समझ। और इस तरह करते करते सारे करस्पॉन्डिंग 1 2 वाले सेल के सारे करस्पॉन्डिंग डेटा को ऐड करेगा, 1 2 i j, उसको सम कर लेगा, p के लूप से बाहर निकलेगा और सम के अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसको i j यानी 1 2 लोकेशन पे स्टोर कर देगा, इस लोकेशन पे स्टोर कर देगा। स्टोर करने के बाद सम को 0 करेगा ताकि अगले के लिए फ्रेश हो जाए और दोबारा के j के पास जाएगा। अब जब p भी खत्म हो जाए, j भी खत्म हो जाए तो फिर वो i के पास जाएगा, i का मतलब है रॉ चेंज करेगा, फिर उसके बाद रॉ चेंज करेगा, और इस तरह करते 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 सारे रोज, सारे कॉलम, सारे पेजेस को करने के बाद डेटा यहाँ स्टोर कर देगा। स्टोर करने के बाद आप चाहे तो लाइन नंबर 13 में आप, वो मेरे पास स्लाइड खत्म हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं राइट, ठीक है, और आप राइट करवा दें और जो भी तरीके का है आउटपुट को राइट कराने का, क्योंकि ये एरे है तो ये भी लूप से ही राइट होगा, तो ये जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे एज इट इज लिख दिया, ठीक हो गया, ये आपके पास राइट कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली, क्या कहेंगे उसको हम, कि हमने सेल बाय सेल की मेथड को यूज करते हुए करस्पॉन्डिंग समीशन कर, और अगर मीन निकालने का आएगा तो हम मीन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो सम किया उसको हम p से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, p नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो p से डिवाइड कर देंगे उसको। तो दिस इज अ बेसिकली मेथड ऑफ हैंडलिंग द 3 डायमेंशनल एरे। तो मैं इनको बेसिकली आपको क्विजेस और असाइनमेंट देके इससे जो है वो आपको समझाऊंगा, मजीद आपको समझ में आएगा कि क्या काम करना है हमें। तो मैं आज जो आपको क्विज दूंगा वो भी आप 12 बजे तक जमा करा दीजिएगा
ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, इस बेसिस के ऊपर एग्जाम की तैयारी भी होना शुरू हो जाए। और इसको जब आप जमा कराएंगे तो उसमें 2 और 3 डायमेंशन का गेम होगा। 1 डायमेंशन का सवाल शायद हम पहले दे चुके हैं, तो इसलिए शायद उसके सवाल कम हो, तो 2-3 डायमेंशन का होगा। फिर असाइनमेंट दूंगा मैं अगले मतलब कमिंग थर्सडे को, तो उसमें तीनों के सवाल आते हैं। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आपको आइडिया लगेगा टीचर क्या चाहता है, तो उस तरह के सवाल फिर आप बुक से ढूंढेंगे ताकि आपके पास जो है उस तरह के सवाल जरूर। दिस इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। तो हम 2 और 3 डायमेंशनल एरे में नॉर्मली इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग कम करते हैं, बल्कि इस तरह के जो लॉजिक्स वाले सवाल आते हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो 3 डायमेंशनल एरे अगर आप इमेज प्रोसेसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इमेज को जब रीड करते हैं तो उसके RGB कलर जो हैं वो बेसिकली 3 डायमेंशन एरे में आते हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है अपने प्रोजेक्ट जब हम कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट को अगर हम चाहते हैं कि इस तरह से सॉल्व कर लें कि हम इमेज प्रोसेसिंग की तरफ ले जाएं, तो हम इमेज को ब्लर कैसे करते हैं, इमेज को फेड कैसे करते हैं, इमेज के कलर कैसे करते हैं। एक तो ये है कि आप टूल यूज करते हैं, लेकिन टूल ने जो मैथमेटिक्स इस्तेमाल की है वो कैसे होता है, तो हमें उसके लिए इमेज को रीड करना पड़ेगा, उसको ब्लर करने के लिए फिर उसके बाद ब्लर का मेथड लगाना पड़ेगा। यानी मेथड से मुराद है ब्लर का एक मैथमेटिकल कोड यानी टेक्निक है, उस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे। तो यकीनन हम 3D एरे के अंदर डेटा को उठाएंगे, 3D एरे में डेटा को उठा के उसके बाद ब्लर को इस्तेमाल करेंगे, तो हमें 3D एरे को अच्छी तरह इसमें जो है समझ में आ जाएगा। तो और क्योंकि इमेज 8GB होती है, तो 3D एरे में 3 पेज इस्तेमाल होगा। इट्स इंटरेस्टिंग जॉब कि आप के लिए अगर आपने अभी तक इमेज प्रोसेसिंग यूज नहीं किया, तो आपके लिए एक अच्छा चैलेंज होगा कि आजकल के जो ट्रेंड चला हुआ है डेटा साइंस और इमेज प्रोसेसिंग वगैरह का, तो उस पर आप काम कर लेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है ना? अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा 3 डायमेंशनल। आपने से किसी ने पूछा था कि हमें काम क्या मिला है, जो हम अगले वीक, असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट तो बाकायदा मैं लिख के दूंगा। आप प्रैक्टिस के लिए जो मैंने टास्क दिए थे, उसमें मैंने आपसे कहा था, पहला टास्क था जी भाई अहमद साहब, पहला टास्क क्या था? ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D एरे। ठीक है, ये पहला टास्क था, ये आपने पढ़ना है। इससे पहले एक और टास्क दिया था मैंने, वो था स्वैपिंग ऑफ कॉलम्स ऑफ 2 डायमेंशनल 2D एरे। ये तो एल्गो है, इसका तो एल्गो लिखना था आपने। ठीक हो गया? हाँ, ये मैंने लिख दिया ना सारे, एल्गो में इसको हटा दो। एक और दिया था 2D में, याद है कोई? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2D। हो गया। और तीसरा टास्क था मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D। ये 3 टास्क दिए अब तक आपको मैंने, सही है? आप इन 3 टास्क को भाई देखो ना सोचो कौन करेगी, क्योंकि ये मार्केबल नहीं है। मैं इसमें आपको नंबर तो नहीं दे रहा इन तीनों टास्क के ऊपर, लेकिन यकीनन इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी तभी टीचर आपको दे रहा है। तो हम तो आपको बिल्कुल डिफरेंट देखना चाहते हैं, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करो, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। ठीक हो गया? तो ये तो हमारे पास हो गया एरेज एंड एरेज की सारी इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 3 में सर, क्वेश्चन 3 रीड करना है या एल्गोनी? क्वेश्चन 3 में एल्गोनी लिखना, क्वेश्चन 3 में डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जैसे मैंने आपको दिखाऊं कि मिसाल के तौर पे, मिसाल ये है ना, ये 2 डायमेंशनल एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, और ये 2 डायमेंशनल एरे के मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला है। अब आगे समझ? तो आपने भी इसी तरह 3 डायमेंशनल एरे की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को शो करना है और उसका फॉर्मूला ढूंढना है और एक एग्जांपल सॉल्व करनी है। उसका मतलब ये होगा कि आपने 3 डायमेंशनल एरे को मेमोरी में कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये 2 डायमेंशनल एरे स्टोर हुआ है, जिसका साइज जो है वो 3/4 है, तो ये 2 डायमेंशनल एरे मेमोरी में स्टोर है। ये मैंने समझा चुका हूँ आपको। तो आपने भी यही करना है कि 3 डायमेंशनल एरे कैसे स्टोर होगा, उसका फॉर्मूला एक्सेसिंग का क्या है, ये शायद तुमने पढ़ा नहीं था, तुम्हें को कंफ्यूजन हो रही है, फिर भी पढ़ लेना, कोई बात नहीं, और उसके एक एग्जांपल सॉल्व करना। इंशाल्लाह तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई खुद से मैंने किया है, मैंने टीचर तो पढ़ा ही देगा कि 3 डायमेंशन एरे में किस तरह से मेमोरी में प्रेजेंट। तो अब मेमोरी में 3 डायमेंशन एरे कैसे, तो मैंने 1 डायमेंशनल की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ाई है, उसका फॉर्मूला पढ़ाया। मैंने 2 डायमेंशनल एरे की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और उसका फॉर्मूला पढ़ाया।
आपने खुद पढ़ना है 3 डायमेंशन एरे की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और फॉर्म, ठीक है। और इसका कोई एल्गो नहीं लिखना, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इसका फॉर्मूला लिखना है, इसके एग्जांपल सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा और ट्रिकी चीज की तरफ जा रहे हैं जो आपको और परेशान करेगी, और वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हम अब जो एल्गोरिथम लिखेंगे, चाहे वो लिख चुके हों चाहे लिखने जा रहे हों, तो हमें ये बात पता हो कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, यानी उसको एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे आप डेटा स्ट्रक्चर के, मतलब डेटा स्ट्रक्चर से पहले इसको हम डिस्क्रीट मैथ में पढ़ा देते हैं। आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, तो अब पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। तो थोड़ा हम इसका पहला पार्ट डिस्क्रीट मैथ में पढ़ लेते हैं, और फिर थोड़ा पार्ट जो है वो डेटा स्ट्रक्चर में, और कम्प्लीटली जो है वो उसको हम DAA के कोर्स में अच्छी तरह समझते हैं, किस तरह से हम अपने एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो हमारे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम थोड़ा सा क्विक भी रहेंगे और अपने आप को मेंटेन भी करेंगे कि भाई समझ में भी आ जाए। इन दोनों बेसिस के ऊपर मैं आपको एक स्लाइड शेयर करता हूँ, ताकि हम इस बार के लेक्चर को भी तरह देख लें। ये लेक्चर है इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, सही। शेयरिंग, न्यू शेयरिंग। समझ में आ रहा है तुमको? ये लेक्चर समझ में आ जाते हैं ऑनलाइन? है भाई अब्दुल रहमान साहब, फायद साहब, नॉर्मा, जवाब दे दो, ऑनलाइन लेक्चर समझ में आ जाता है? अब तो आदत बन जानी चाहिए, पता नहीं अगला आगे कब तक हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। सबके लिए चैलेंज था ना, पढ़ाने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए। स्पेशली जो नए टीचर थे, जो जूनियर टीचर, उनको ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन माशाल्लाह सब मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि हम क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, अगर कोई नॉन टेक्निकल होता तो उसमें तो कोई मसला नहीं, लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ये होती है, जब प्रोग्रामिंग और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको मोबाइल के बजाय लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे करो, अगर कोई मसला नहीं है तो, और कॉपी पेंसिल लेके बैठो। अक्सर स्टूडेंट करते भी होंगे, लेकिन नहीं भी कर रहे होंगे, बिस्तर पे लेटे होंगे या घूम फिर भी रहे होंगे अपने कमरे में, तो उससे फॉर्मेलिटी तो पूरी जाती है, लेकिन लेक्चर की जो आउटपुट है ना वो आपको नहीं मिल सकेगी। तो आप 3 घंटे के लिए बाकायदा प्रॉपर बैठो, फिर आप डिफरेंस भी देखोगे अपने अंदर कि आप जो लेक्चर लिया और जो पहले ले रहे थे उसमें फ़र्क क्या है। तो वैसे तो दायरा आपकी मर्जी, आप मेच्योर स्टूडेंट हो, कोई आपको ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमारे आप स्टूडेंट हो पीएफ कीट के, तो हम तो आपको ऐसा नहीं कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करके बस जान छुड़ा लें, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम डिफरेंट देखना चाहते हैं ऑब्वियसली के स्टूडेंट से। तो मैं आपको बहुत सारे नाम ऐसे बताऊँगा हमारे स्टूडेंट के जो मैंने पढ़ के निकले हमारे पास, और ऐसी ऐसी ज़बरदस्त जगहों पर लिखे हुए हैं कि अभी वो 7 और 8 सेमेस्टर में, और उनकी 1.25 लाख रुपये तनख्वाहें। तो इसलिए कि उन्होंने मेहनत की है इसके पीछे ना काफ़ी, और अपने आप को मारा इन चीज़ों से। तो ज़ाहिर है वो बिस्तर का आराम और दूसरे मसाइल के साथ साथ पढ़ना से तो फिर वो चीज़ें नहीं हासिल होती, फिर हमें जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। ये बता दूँ मैं आपको बैठ के, अब देखो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए एडवांटेज ये है कि उनकी लैब्स उनके पास है, फिर भी हमारे लिए इतनी सुस्ती होती है। जो एल्गो में लिखवा रहा हूँ वो आप पाइथन पे जो है वो बआसानी लिख सकते हो, उसी का इंतज़ार नहीं कि हम पास रहें। लेकिन इंजीनियरिंग वालों को कितनी मुश्किल होती है कि जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो अपनी लैब को एक्सेस ही नहीं कर सकते, एवियोनिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये लोग अपनी लैब को नहीं एक्सेस कर सकते। अब इनको सिमुलेटर पर काम करना पड़ रहा है, एक्चुअल फिजिकल में नहीं देख सकते क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है। इवन की जब यूनिवर्सिटी खुली भी होती तो हर एक को हफ्ते में एक दफ़ा बारी मिलती थी। आप लोगों को तो लकी है कि आप लोगों को रोजाना आपकी लैब आपको सराहनी होती है, आप जब चाहें उसकी लैब कर लें, कोई रोक टोक नहीं है। तो इस बात को ज़रा इंश्योर करो कि जो काम हम यहाँ कर रहे हैं बस उसको सॉल्व करो अपने कंप्यूटर, ठीक है ना भाई, ताकि आप डिफरेंट हो जाओ। बाकी ये कि किताब नहीं मिल रही है ना, तो मैं आपको किताब आज जो है ना, अगर ये वाली किताब मुझे भी ऑनलाइन नहीं मिली जो हमने रेफर किया है, तो मैं इसी से पैरेलल दूसरी किताब आपको दे दूँगा, ठीक है ना, ताकि आपको जो है वो किताब का मसला हल हो जाए आपका इंशाल्लाह। तो आज हम जैसे भी एक दफ़ा व्हाट्सएप पे ना मैसेज करते हैं ना, जो व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप बना हुआ है,
ताकि हम किताब का भी मसला हल कर लें। बाकी आपको टाइम टू टाइम जो है लेक्चर और वीडियो लेक्चर सब मिल रहे होंगे इंशाल्लाह। क्विज़ेस भी मार्क्स कर दूंगा टाइम टू टाइम, ताकि आपको आपकी एबिलिटी पता चल जाए कि आप किस स्टेज के अंदर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, समर में पढ़ने बहुत नुकसानदेह है, तो हमें इसको बहुत मेहनत करके पढ़ना है। कोर्स एक्चुअल में समर का नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को अगले कोर्सेज देने का मसला आ जाता है, इसलिए समर में ऑफर कर देते हैं कोर्सेज। तो अब आप ये नहीं सोचो कि हम जूनियर हैं, छोटे हैं, और अब आप मिड में आ गए, फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हो, थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हो, तो अब आप दरमियानी रास्ते तक आ चुके हो। खूब मेहनत करो। बाकी तो अगली 7-8 सेमेस्टर की पढ़ाई तो, यानी मैं समझता हूँ 7-8 सेमेस्टर की पढ़ाई तो कोई पढ़ाई नहीं है, वहाँ तो जॉब कर रहे होते हैं लोग। बताया ना, जैसे हमारे कितने स्टूडेंट हैं, मैं आपको मतलब उनके मैसेजेस आते हैं, सर हमें जॉब मिल गई, फला इतनी अच्छी जॉब। कुछ स्टूडेंट जो 6-7 से लगे हुए हैं और अब तो वो 1.25 लाख रुपए के ऊपर जो है बैठे हैं, अभी 8वां सेमेस्टर कर रहे हो। तो इंशाल्लाह आप लोग भी इसी तरह करोगे, लेकिन वो उसके पीछे मेहनत है, खूब मेहनत है। तो ना सोचो कि बच्चों 7-8 सेमेस्टर को तो कंसीडर ही नहीं करते, वो तो आपकी जॉब वाले सेमेस्टर, मतलब हम फोर्स नहीं करते, लेकिन होता है जॉब वाला सेमेस्टर, नॉर्मल स्टूडेंट चला जाता है जॉब, तो कोर्स भी ले रहा होता है, जॉब भी कर रहा होता है, ठीक है ना। तो सर क्विज 1 एलएमएस में यार गूगल पे देखो, मुझे ना थोड़ा सा मुश्किल होगा अब्दुलरहमान। हम जो एलएमएस पे रख रहे हैं ना, वो फॉर्मेलिटी है कि हमसे यूनिवर्सिटी कहती है कि एलएमएस पे भी रखो। एलएमएस बहुत स्लो है, और मुझे देखो कितनी जगह जाना पड़ेगा, कुछ हमें वहां से उठा रहा हूँ, कुछ यहाँ से उठा रहा हूँ भाई। तो मैंने इसीलिए आप लोगों से कहा था कि आप अपने क्विजेस वगैरह, मैं जो एलएमएस पे रख रहा हूँ वो मेरी मजबूरी है, लेकिन आप लोग जो सबमिशन कराओगे ना वो गूगल पे कराओगे, कि मुझे 2-3 जगह ना देखना पड़े, क्योंकि टीचर भी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हुआ है। तो आप अब एलएमएस पे कर दिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप गूगल क्लासरूम में भी कर दो, ताकि मैं मार्किंग करूंगा तो डायरेक्ट वहीं से करूंगा गूगल क्लासरूम से, और पीडीएफ फाइल हो सकती है, ताकि मार्किंग का रिजल्ट मैं आपको दे सकूँ। कोई बात नहीं, वहाँ कर दिया था, अब यहाँ दोबारा करता हूँ। जी जी, गुड गुड गुड। अच्छा जी, थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने अपने आप को जरा चेंज किया है। हाँ, एलएमएस पे नहीं करो। अच्छा, एलएमएस पे नहीं किया, हाँ सही, सॉरी, मैं एलएमएस पे किया है। एलएमएस पे आपको करना भी नहीं है। शायद फाइनल एग्जाम करना होता हो, लेकिन मैं अभी क्विज़ेस और असाइनमेंट आपसे गूगल क्लासरूम पे लूँगा, क्योंकि वो तो फास्ट भी है और ज़रा मुझे कन्वीनियंट भी लगता है। हम लोग एलएमएस पे क्विज़ेस अपलोड कर रहे हैं, गूगल क्लासरूम में तो कर ही रहे हैं, एलएमएस पे कर रहे हैं कि वो हमसे, हमारी रिक्वायरमेंट है एचईसी वगैरह की कि आप एलएमएस पे शो करें कि आप उसको यूज करते हैं। अच्छा मेरे भाई, आइए अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से किसी एल्गोरिथम को आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, मतलब थ्योरेटिकल भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। यानी कि मैं ये चाहता हूँ, क्या अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक एल्गोरिथम है बबल सॉर्ट का, ठीक, हम कहते हैं बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं आप, और एक है इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम, एक है सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम, ठीक हो गया। तो ये एल्गोरिथम्स हमारे पास हैं, 3 ही लिख लेते हैं हम स्टैंडर्ड में। या अब ये तीनों का काम सेम है, ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एल्गोरिथम है ये भी वही काम कर रहा है जो कि दूसरा एल्गोरिथम कर रहा है, यानी सेम काम करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम बनाए गए। अब कोई बता सकेगा कि इन तीनों में सबसे बेहतर कौन सा है? अब ये सवाल है, अगर ये तीनों अगर हम रन करें तो तीनों में सबसे बेहतर कौन सा लेगा, और बेहतर किसे कहते हैं ये